नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक गुत्थी जो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब वो महामंत्री थे, अब जब वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, दोनों मिलकर इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए। जब लग रहा था कि ये गुत्थी बस सब सुलझने ही वाली है, तब पता चला नतीजे आने के बाद कि वो तो और उलझ चुकी है और जो है उनके नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। और ये गुत्थी है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की चुनौती की। ममता बनर्जी की चुनौती का सामना पिछले 10 साल से भाजपा बड़ी मजबूती से कर रही है। 2014 में उसे सिर्फ लोकसभा की 2 सीटें मिली थी और 2016 में उसे विधानसभा की सिर्फ 3 सीटें मिली थी। वहाँ से यात्रा, राजनीतिक यात्रा जो पार्टी ने शुरू की, तो 2019 में लोकसभा की 18 सीटें जीत गई। 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें, 77 सीट्स जीती। 4-5 लोग बाहर चले गए, अब 72 या 73 लोग बचे हैं। इतनी लंबी छलांग 2019 से 2021 के 2-2.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। और इस बार ये उम्मीद की जा रही थी कि इस गुत्थी को पार्टी ने सुलझा लिया है और पश्चिम बंगाल में वो नंबर 1 की पार्टी बनने जा रही है लोकसभा चुनाव में। इसके सारे संकेत थे। पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक माहौल है, किसी भी विपक्षी दल के लिए इससे बेहतर परिस्थिति नहीं हो सकती। एक भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार के आरोप में आकंठ डूबी हुई सरकार, जिसकी भ्रष्टाचार की आंच उसकी सर्वोच्च नेता यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंच गई हो, जहां कानून व्यवस्था नाम की जिस राज्य में कोई चीज ही ना हो, जिस राज्य में संवैधानिक ढांचा चरमरा चुका हो, जहां महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा खतरे में हो, जहां मतदाता की सुरक्षा की गारंटी ना हो। कौन वोट देने निकल पाएगा, कौन नहीं निकल पाएगा, ये सत्तारूढ़ दल तय करता है। कौन सुरक्षित घर लौट पाएगा या घर में सुरक्षित रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ये सत्तारूढ़ दल तय करता है। ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अच्छा अवसर था पिछले 10 सालों में। और 2019 याद कीजिए, सीए लागू करने का आश्वासन देने पर, वादा करने पर उसको समर्थन मिला। समर्थन इतना मिला कि वो 18 सीटों पर पहुंच गई और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटों पर समेट दिया। और ये माना जा रहा था कि अब तो सीए लागू हो चुका है, तो उसकी सीटें, भाजपा की सीटें और ज़्यादा बढ़ेंगी। ममता बनर्जी की जो अलोकप्रियता है, उनकी सरकार से जो नाराज़गी है, उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नतीजे में दिखाई नहीं दिया। आपको पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे को देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे अभी अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पहली बार सरकार चल रही हो और अभी हनीमून पीरियड चल रहा हो, लोग सरकार के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ना हो और विपक्ष के किसी आरोप को मानने को तैयार ना हो। ये उस परिस्थिति में जब मुख्यमंत्री खुलेआम हाई कोर्ट के आदेश को मानने से मना कर देती हैं। ये तब जब केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर हमला होता है, उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कोशिश होती है। और उनको बचाता कौन है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ऐसे राज्य में विपक्ष के लिए इससे बेहतर माहौल और क्या हो सकता है? इस गुंडा राज से छुटकारे का तरीका और क्या हो सकता है जनतंत्र में, मतदान के अलावा, वोट के अलावा? तो ये सब होते हुए भी ममता बनर्जी की पार्टी को अगर 42 में से 31 सीटें मिल गई, तो इसमें सोचने की ज़रूरत है, शोध की ज़रूरत है। ये केवल राजनीति का विषय नहीं है, ये उससे बड़ा मुद्दा है। ये केवल एक पार्टी के समर्थन या विरोध का मामला नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिल गई, बीजेपी की सीटें कम हो गई, 18 से वो 12 पर आ गई। बात इसकी नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि ममता बनर्जी की जीत मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से हुई है, मैं मानता हूं कि ये आधा सच है। ये फैक्टर्स जरूर काम कर रहे थे और काम किया, और ममता बनर्जी की राजनीति में शुरू से काम कर रहे हैं। बल्कि मैं कहता हूं पश्चिम बंगाल की राजनीति का चरित्र ही यही है। आप
कांग्रेस पार्टी के 30 साल के शासन को याद कर लीजिए, जो 1977 में ख़त्म हुआ, 1977 में। तब तक कांग्रेस पार्टी इसी रास्ते पर चल रही थी। फिर उसके बाद 34 साल का सीपीएम का, लेफ्ट फ्रंट का जो शासन था, वो भी इसी रास्ते पर चल रहा था, और उसी रास्ते को बनाए रखा ममता बनर्जी ने। तो समस्या क्या है? पश्चिम बंगाल में 28 से 30% मुस्लिम आबादी है, और वो भी यूनिफॉर्मली डिवाइडेड नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे वो पार्लियामेंट की हो, चाहे वो विधानसभा की हो, 30% मुसलमान हो। कहीं ज़्यादा है, 50%, 55% भी है, और कहीं 15%, 12%, 18% भी है। इसके बावजूद ममता बनर्जी की जीत, उससे पहले सीपीएम की जीत, उससे पहले कांग्रेस की जीत, इसमें आप एक जो है तारतम्य ढूंढने की कोशिश कीजिए, इसमें एक लाइन ढूंढने की कोशिश कीजिए। और जो काम उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी, खासतौर से मोदी और अमित शाह कर पाएंगे, वो नहीं कर पाए। ये गुत्थी वो सुलझा नहीं पाए। अभी तक तो असफल रहे, आगे सफल हो जाएंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो मुद्दा क्या है? मेरे हिसाब से मुद्दा है सोया हुआ हिंदू समाज, और वो उसको नींद से जगाने की कितनी भी कोशिश करें, वो जागने को तैयार नहीं है। 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे से नहीं जागा, तो अब कैसे जागेगा? कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और एक पश्चिम बंगाल में है भद्रलोक। मुझे लगता है कि किसी भी राज्य में, देश के किसी हिस्से में, कोई भी समाज, कोई भी वर्ग हो, उसमें सबसे ज़्यादा स्वार्थी वर्ग है, जो अपने निजी हित से ऊपर कुछ देखने को तैयार नहीं है। न समाज का हित, न अपने राज्य का हित, और देश के हित की तो बात ही मत कीजिए। और अपनी संस्कृति के हित का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो डायरेक्ट एक्शन डे से, उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ से आप शुरू कीजिए और 2024 के लोकसभा चुनाव तक आ जाइए। आपको एक ही लाइन दिखाई देगी, एक ही जो बात दिखाई देगी, वो कंटिन्यूटी में चल रही है। जब मैं हिंदुओं को जगाने की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुओं को उठना चाहिए और तलवार उठा लेना चाहिए। हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर सवाल यह है कि किस बात की बात हो रही है? सिर्फ इतनी बात हो रही है कि जिस तरह से मुस्लिम मतदाता राजनीतिक ढंग से सोचता है, पॉलिटिकल तरीके से सोचता है, और रणनीतिक तरीके से वोट देता है, हिंदू कब ऐसा करना शुरू करेगा? और जब तक ऐसा करना शुरू नहीं करेगा, जब तक वो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी कि उसका हित जो है, उसके राज्य का हित, उसके समाज का हित, उसके धर्म का हित, उसकी संस्कृति का हित इसमें है कि वो पॉलिटिकल ढंग से, राजनीतिक ढंग से सोचना शुरू करे और उसके हिसाब से एक्ट करना शुरू करे। वो किस पार्टी को वोट दे, किस पार्टी को वोट नहीं दे, वो अलग बात है, लेकिन उसको देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी उसके हित की बात कर रही है। क्या उसको तुष्टीकरण की, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पसंद है? क्या उसको हिंसा की राजनीति पसंद है? क्या उसको महिलाओं की असुरक्षा पसंद है? क्या उसको कानून व्यवस्था की जर्जर स्थिति पसंद है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के ब्रेकडाउन की स्थिति पसंद है? आखिर हिंदू क्यों नहीं जागता? क्या समस्या है? वो नहीं जागने पर भी और उस तरह से वोट नहीं देने पर भी मारा जा रहा है, उसका घर जलाया जा रहा है, उसकी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो जागने को तैयार नहीं है। जनतंत्र में उसे जो वोट की ताकत मिली है, उसको समझ बूझकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। 70% होकर भी 30% वाला जीतता है। 30% वाला जीतता है, तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मुसलमान जो कैंडिडेट होते हैं या उम्मीदवार बनते हैं वो सब जीत जाते हैं या पूरी तरह से मुसलमानों की सरकार है। मुस्लिम परस्त सरकार है, और ये मुस्लिम परस्त सरकार जिसको मैं कहता हूँ, वो आम मुसलमान का कोई भला नहीं करती है। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि ऐसी सरकार आम मुसलमान का फ़ायदा करना चाहती है। वो दरअसल मुसलमानों के वोटों के जो ठेकेदार हैं, उनके हित के लिए काम करती है। उसको लगता है कि ये आसान तरीका है, सारे मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए उनके भले के लिए काम करना होगा, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए। ये सब बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए बड़ा कमिटमेंट चाहिए।
वो न कांग्रेस में था, न सीपीएम में था और न ही तृणमूल कांग्रेस में है। आसान तरीका है कि जो ठेकेदार हैं उनके भले की सोचिए, उनका जो निजी स्वार्थ है उसको पूरा कीजिए, उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा कीजिए। और एक किस्सा जो मैं पहले भी सुना चुका हूं, आज आपको फिर से सुनाता हूं। जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा सेकुलर पॉलिटिक्स के बारे में, उसको आप मान लीजिए ये सेकुलर पॉलिटिक्स का मूल मंत्र है। तो मूल मंत्र क्या है सेकुलर पॉलिटिक्स का? जनमोर्चा बन चुका था, वो कांग्रेस से निकल चुके थे, उन्होंने जनमोर्चा बनाया, तब तक पॉलिटिकल पार्टी जनता दल नहीं बना था। उनकी रैलियां देश में कई शहरों में शुरू हो चुकी थी। पहली रैली दिल्ली में हुई थी और वो रैली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कराई थी। एक दो और रैलियों के बाद वो मुंबई जा रहे थे। मुंबई में भी उनकी रैली भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के लोग करा रहे थे। उनके साथ उस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जा रहे थे। मुंबई जाने से एक दिन पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दिल्ली में बयान दिया शिवसेना के खिलाफ। अरुण जेटली उनसे मिलने गए और कहा कि आपने ये क्या किया? आप मुंबई जा रहे हैं, आपको मालूम है कि शिवसेना हमारे अलायंस पार्टनर है, हमारे संबंध है, और मुंबई में शिवसेना की क्या ताकत है ये भी आपको मालूम है। इसके बावजूद आप जो है वहाँ पहुँचने से पहले इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो बात कही थी आपको फिर से बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तुम लोग सेकुलर पॉलिटिक्स को समझते ही नहीं हो। सेकुलर पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं है कि मुसलमानों का भला करना है या मुसलमानों के लिए कुछ करना है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बोलना ऐसा है, उसके खिलाफ बोलना है जिसको मुसलमान सबसे ज़्यादा नापसंद करता है। तो बताओ पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना से ज़्यादा मुसलमान किसको नापसंद करता है, किसके खिलाफ सुनना चाहता है? इसलिए मैंने शिवसेना के खिलाफ बोला। मैं और किसी पार्टी के खिलाफ बोलता, उसका कोई असर जो है मुसलमानों पर नहीं होता, मुस्लिम मतदाताओं पर नहीं होता। मुझे मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ लेना है। तो आप जो है सेकुलर पॉलिटिक्स के इस मूल मंत्र को समझिए, जिसको वेदवाक्य की तरह फॉलो करती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 77 साल में मुसलमानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं किया है। उसी की बनाई हुई सच्चर कमेटी, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश हुई कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है, जब रिपोर्ट आई तब तक जो है कांग्रेस जो है 50 साल से ज़्यादा समय तक देश पर राज कर चुकी थी। तो वो स्थिति किसने बनाई? किसकी वजह से वो स्थिति बनी? और कांग्रेस कभी ये बताए कि उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या काम किया? कांग्रेस क्या करती है? वो कम्युनल वायलेंस बिल लाने की कोशिश करती है। कांग्रेस क्या करती है? वो माइनॉरिटी कमीशन बनाती है। ये सब बनाने का सिर्फ मकसद होता है कि ये जो मुस्लिम वोटों के ठेकेदार हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके, उनको रोज़गार दिया जा सके, उनको संतुष्ट किया जा सके, उनके जो निजी स्वार्थ हैं उनको पूरा किया जा सके। तो ये तो कांग्रेस की बात हुई, लेकिन बीजेपी के सामने बड़ी समस्या है। और ये समस्या केवल उन्हीं राज्यों में नहीं है जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ भी ऐसा ही है। अब आप देखिए, फिर से बात कर रहा हूँ अयोध्या की। 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना। 22 जनवरी 2024 को उसकी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद अयोध्या की सीट बीजेपी हार जाती है तो वो मुसलमानों ने नहीं हराई, वो सीट हिंदुओं ने हराई। क्योंकि हिंदू अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति सचेत नहीं है, उसके बारे में सोचने को तैयार नहीं है, उस पर उनको कोई गर्व नहीं है। उनको गर्व किस बात पर है? अपनी जाति पर। अपनी जाति पर गर्व करने के लिए वो ये सब कुछ भूलने को तैयार हैं कि इससे उनके समाज का भला होगा, नहीं होगा, देश का भला होगा, प्रदेश का भला होगा, इसके बारे में सोचने को तैयार नहीं है। तो अपने जो छोटे छोटे स्वार्थ हैं, निजी स्वार्थ, उससे घिरे हुए हैं, उसके दबाव में है। वाराणसी का कायाकल्प कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उनकी जीत का मार्जिन देखिए।
पिछले 100, 200, 300 सालों में वाराणसी के लिए किसी ने ऐसा काम नहीं किया होगा। इसके बावजूद प्रधानमंत्री की विक्ट्री का मार्जिन जितना आया है वो बनारस के लोगों के लिए शर्म की बात है, और ख़ास तौर से हिंदुओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। किस मुंह से और किस अधिकार से वो ज़्यादा विकास की मांग करेंगे प्रधानमंत्री से? किस मुंह से बनारस को बदलने की मांग करेंगे? तो इस तरह की शर्मनाक घटनाएं जब तक होती रहेंगी, जब तक हिंदू जाति से ऊपर उठने को तैयार नहीं होगा, छोटे स्वार्थ से ऊपर उठने को तैयार नहीं होगा, तब तक आप प्रदेश की, समाज की, देश की बात छोड़ दीजिए। हिंदुओं का कोई भला नहीं हो सकता, कोई भला कर नहीं सकता। जो करना चाहेगा वो इसी तरह से हताश हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह मैं होता तो हताश होकर ये काम छोड़ देता। मुझे मालूम है वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिसका आप भला करना चाहें वही सहयोग करने को तैयार ना हो, तो सवाल यह है कि आप एक हाथ से कब तक ताली बजाएंगे और क्यों बजाएंगे? इस सवाल पर जरा गौर कीजिएगा। इन 10 सालों में सनातन संस्कृति पर, हिंदुओं पर गर्व करने के इतने अवसर मोदी ने दिए हैं जो आज़ादी के बाद से कभी नहीं मिले। इसके बावजूद अगर उनको पूर्ण बहुमत भी नहीं मिलता है, ये मोदी की कमजोरी नहीं है, ये हिंदू समाज की कमजोरी है। और ये कमजोरी जब तक बनी रहेगी तब तक हमारी स्थिति खराब रहेगी। और इस कमजोरी को दूर करने के लिए फिर कह रहा हूं, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने अधिकार के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति सचेत होने की ज़रूरत है। उसके बारे में सोचिए। अगर उस पर गर्व है आपको तो उसके अनुसार आचरण कीजिए। सिर्फ इतना कह रहा हूँ। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।